नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था और इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय बजट के बाद अपनी पहली बैठक में आरबीआई की मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 9वीं बार नीतिगत रेपो रेट दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। इसके परिणाम स्वरूप अस्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ दर 6.25% पर बनी हुई है और सीमांत अस्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक रेट 6.7% पर बनी हुई है। एमपीसी के 6 सदस्यों में से 4 ने इस निर्णय के पक्ष में मतदान किया, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी इस पक्ष में दिखी है कि विकास दर की तेजी कायम रखने के लिए महंगाई पर कंट्रोल करना जरूरी है। आरबीआई खुदरा महंगाई को 4% तक लाना चाहता है, जबकि इस साल अप्रैल से लेकर जून में खुदरा महंगाई दर 4.8% रही। अब जानते हैं कि एमपीसी, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन 2015 में उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि महंगाई दर को 4% ±2% यानी कि 2% से न कम हो न 6% से अधिक हो महंगाई दर। इससे अधिक होगी तो ये चिंता का विषय है। उसमें फिर एमपीसी को कारण बताना होगा क्यों इतनी महंगाई है। ये आपसे यूपीएससी ने पहले भी पूछा है, आगे भी पूछ सकता है, आपकी जानकारी के लिए था। अब बात कर लेते हैं और डिटेल में। देखिए, आरबीआई ने रेपो रेट को ऐसे समय यथावत रखा है जब विकसित देशों में कई केंद्रीय बैंक ने पॉलिसी रेट में बदलाव किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पिछले हफ्ते ब्याज दर में कमी की है। बैंक ऑफ जापान ने पिछले दर को बढ़ाकर 2008 के बाद से अपने उच्चतर स्तर पर किया है। अमेरिका में रोजगार के कमजोर आंकड़ों के साथ मंदी की आशंका बढ़ी है। इससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ब्याज दर में कटौती का दबाव बढ़ा है। आरबीआई ने कहा कि खाने पीने के सामान की ऊंची महंगाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसके अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव को रोकने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि फूड इन्फ्लेशन लगातार ऊंचा बना हुआ है। प्राइस स्टेबिलिटी के बिना हाई ग्रोथ को कायम नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में महंगाई को नीचे लाने वाली पॉलिसी बनी रहेगी। ग्रोथ अनुमान को भी बरकरार रखा है। आरबीआई ने 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए रिटेल इन्फ्लेशन के 4.5% के अनुमान को भी कायम रखा है। एक निजी बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री का कहना है कि घरेलू मांग की स्थिति को देखते हुए महंगाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पॉलिसी रेट इस साल स्थिर ही रहेगी। अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़ों से पैदा हुई चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर शक्तिकांत दास ने कहा कि अमेरिका में मंदी के बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगी और इसके साथ ही शक्तिकांत दास ने कहा कि रिजर्व बैंक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से आने वाले सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। अब बात कर लेते हैं क्या होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्यों स्थिर रखा है? रिजर्व बैंक देखिए, रेपो रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है वो रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा। अगर बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो वे अपने ग्राहकों को भी सस्ता लोन देंगे। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज यानी लोन महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में कमी आती है और महंगाई घट जाती है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। तो ये वही कोशिश है, ये ध्यान रखिएगा। आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है और कंसेप्ट है। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के नियमों में एक प्रावधान में संशोधन किया है, जिसके तहत नागरिकता चाहने वाले आवेदकों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इन देशों में अपनी जड़ें स्थापित करने वाला एक दस्तावेज जमा करना आवश्यक था। CAA के तहत आवेदकों को यह घोषित करना आवश्यक है कि वे विदेशी हैं। अनुसूची 1A के तहत आवश्यकता या 3 देशों में से किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए 9 दस्तावेजों की सूची यह साबित करने के लिए कि आवेदक या उसके पूर्वज अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के नागरिक हैं, को राज्य या केंद्र सरकार या भारत में किसी भी अर्धन्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी दस्तावेज को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। आदेश में एक आदि यानी एटसेट्रा पॉइंट जोड़ा गया है
जिससे सरकारी अधिकारियों को CAA आवेदनों को संसाधित करते समय दस्तावेजों में किसी भी तरह की कमी होने पर विवेकाधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाएगा। इस न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा दोस्तों, आपकी मेंस परीक्षा में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लोग अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज ये कि भारतीय हिमालय पर्वतमाला यानी इंडियन हिमालयन रेंज, जिसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं, की दशकीय शहरी विकास दर 2011 से लेकर 2021 तक 40% से अधिक थी। राज्य की राजधानियों सहित लगभग सभी हिमालयी शहर नागरिक मुद्दों के प्रबंधन से जूझते हैं। उदाहरण के लिए श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग, शिमला जैसे शहरों के साथ छोटे छोटे शहरों को स्वच्छता, ठोस और तरल अपशिष्ट और पानी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन राज्यों में नियोजन संस्थान यानी प्लानिंग इंस्टीट्यूशन अक्सर विफल हो जाते हैं क्योंकि वे मैदानी इलाकों से कॉपी किए गए मॉडल का उपयोग करते हैं और इन योजनाओं को लागू करने की उनकी क्षमता सीमित होती है। इंडियन हिमालयन रीजन में वर्तमान पर्यटन अक्सर पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे को अनुपयुक्त यानी अनसुटेबल, भद्दे और खतरनाक निर्माणों, खराब तरीके से डिजाइन की गई सड़कों और अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से बदल देता है, जिससे प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान दिखाई देता है। आप आजकल इससे जुड़ी हुई न्यूज देख सकते हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्र ने US, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और EU में दवाओं की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता को माफ कर दिया है और यह नई दवाओं के लिए 5 श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें भारतीय बाजार के लिए विचार किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि विदेश में स्वीकृत दवाओं के लिए क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता खत्म होगी। इस फैसले से गंभीर रोगों से पीड़ित हजारों लोगों को जीवन दान मिलेगा। इसके डिटेल में बात कर लेते हैं। लाइलाज बीमारी के मरीजों को संजीवनी देते हुए सरकार ने कुछ श्रेणी की दवाओं के लिए भारत में क्लिनिकल परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 के नियम 101 के अनुसार केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ अध्याय 10 के तहत नई दवाओं के अनुमोदन के लिए स्थानीय नैदानिक परीक्षण यानी क्लिनिकल ट्रायल की छूट पर विचार करने और उक्त नियमों के अध्याय 5 के तहत क्लिनिकल ट्रायल के संचालन की अनुमति देने के समय समय पर एक ऑर्डर द्वारा देशों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है और भारत में क्लिनिकल परीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। और जिन दवाओं को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में मंजूरी मिली होगी उनका भारत में क्लिनिकल परीक्षण नहीं कराना होगा। हालांकि यह छूट केवल 5 श्रेणियों के तहत दी जाएगी जिनमें गंभीर बीमारियों के लिए तैयार होने वाली महंगी दवाएं, जीन, सेलुलर थेरेपी उत्पाद, महामारी में इस्तेमाल की जाने वाली नई दवाएं, विशेष सुरक्षा उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई दवाएं और महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रगति वाली नई दवाएं शामिल हैं। इस छूट से भारत में कैंसर, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और डाउचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे गंभीर बीमारियों और ऑटोइम्यून स्थितियों के इलाज के लिए नवीनतम दवाओं के शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित होगी। भारतीय औषधि महानियंत्रक DGCI ने कहा कि नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 के अनुसार केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण केंद्र सरकार की स्वीकृति से नई दवाओं के अनुमोदन के लिए स्थानीय क्लिनिकल परीक्षण की छूट पर विचार कर सकता है। यह क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति देने के लिए अन्य देशों का नाम भी निर्धारित कर सकता है। वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के अन्य विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित कई दवाएं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कारण भारतीय रोगियों के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि इस समय भारत में नई दवाओं की बिक्री से पहले स्थानीय क्लिनिकल परीक्षण और सुरक्षा तथा प्रभावकारी डेटा तैयार करना जरूरी है। हालांकि नई औषधि और क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 DCGI को नई औषधियों के अनुमोदन के लिए स्थानीय क्लिनिकल परीक्षणों की छूट पर विचार करने की अनुमति देता है, बशर्ते कुछ देशों में उसे मंजूरी मिल चुकी हो। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। ये न्यूज भी हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई है। इसको द हिंदू ने कवर किया था, GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गुजरात में वायरल इंसेफ्लाइटिस के प्रकोप से 73 लोगों की जान ले ली है। वायरल इंसेफ्लाइटिस वायरस के कारण मस्तिष्क ऊतकों की एक वायरस के कारण होने वाली सूजन है। यह इंसेफ्लाइटिस का सबसे आम प्रकार है, अक्सर वायरल मेनिंजाइटिस के साथ होता है। वायरस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के तहत बाहर जो होस्ट पर आक्रमण करते हैं, फिर हेमटोजेनस प्रसार के माध्यम से तंत्रिका तंत्र से प्रतिगामी तरीके से रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। यह गतिविधि वायरल इंसेफ्लाइटिस के मूल्यांकन और प्रबंधन का वर्णन करती है, प्रभावित रोगियों की देखभाल में सुधार करने और अंतर पेशेवर टीम की भूमिका पर भी प्रकाश डालती है।
अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये कल्चर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया भारत की सार्वजनिक कला है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत की सार्वजनिक कला परिदृश्य का जश्न मनाने और उसे बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा क्रियान्वित यह प्रोजेक्ट 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में होने वाली 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ मेल खाती है। प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य सार्वजनिक कला के माध्यम से संवाद और चिंतन को प्रोत्साहित करना है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समकालीन विषयों के साथ मिलाती है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था इस न्यूज को और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई है। यह विधेयक केंद्र सरकार को किसी भी विमान के वर्ग के लिए नियम बनाने और विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इसका उद्देश्य है सरकार को किसी भी हवाई दुर्घटना या घटना की जांच के लिए नियम बनाने का अधिकार देना है। इस बिल पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस एग्जामिनेशन में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। ये जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ढाका के बंग भवन में उन्हें शपथ दिलाई। विभिन्न देशों के राजनयिक मौजूद थे। 28 जून 1940 को जन्मे श्री मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी उद्यमी, बैंकर और अर्थशास्त्री हैं। उन्हें ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस ने कहा कि लोगों से की हिंसा रोकने की अपील, कहा कि कानून व्यवस्था पटरी पर लाना उनकी प्राथमिकता है। यूनुस ने शेख हसीना की देश से विदाई को दूसरी आजादी बताया। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है और यूनुस की सहायता के लिए सलाहकारों की 16 सदस्यीय परिषद की घोषणा की गई है। इसमें छात्र आंदोलन के 2 प्रमुख नेता मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल किए गए हैं। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।